हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निवि, जहाँ मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी, चाहे वह भारतीय चित्रकला की बात हो या फिर पाश्चात्य कला की या फिर हो मूर्ति कला की। मैं यहाँ पर आपको सारी चीजें डिटेल में बताती हूँ और सारी जानकारी हर चित्रकार के विषय में, उनके जन्म से लेकर उनके कार्य को और उनकी उपलब्धियों को बताती हूँ, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी कि बहुत दिनों के बाद आज मैंने वीडियो अपलोड की है, या क्लास बहुत दिनों के बाद ली है। कुछ समस्याएं थी जिनकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रही थी, तो उसके लिए सॉरी। और चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक, जैसा कि आपने देख लिया होगा, रविशंकर रावल, जो कि बंगाल शैली के परंपरावादी चित्रकार हैं। ये हैं हमारे रविशंकर रावल जी। ये बंगाल के परंपरावादी चित्रकार हैं, या परंपरावादी शैली के चित्रकार हैं। जो बंगाल शैली चल रही थी उसी को आगे कंटिन्यू किया इन्होंने। इसलिए इन लोगों को, जो कुछ चित्रकार हैं जिनको मैं अभी आपको सीरीज में ही बता दूंगी, जैसे रविशंकर रावल हुए, जगन्नाथ मुरलीधर रहिवासी हुए, सोमलाल शाह हुए, यज्ञेश्वर कल्याण जी शुक्ल हुए, ये सारे चित्रकार क्या हैं? बंगाल शैली के परंपरावादी चित्रकार हैं। मतलब नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, इन सभी की तरह इन्होंने भी इसी परंपरा में काम किया, या जो बंगाल शैली में परंपराएं चली आ रही थी, जो चित्रण तकनीकें चली आ रही थी, उन्हीं को इन्होंने कंटिन्यू किया। तो लेकिन ये बंगाल के थे नहीं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए हम इनके विषय में जान लेते हैं। रविशंकर रावल जी, जिनका जन्म सन 1892 ईस्वी में कहा हुआ, भावनगर गुजरात में हुआ था। ये चीज ध्यान रखना, आप लोग किसी चित्रकार का जन्म पूछ लेता है, कई बार ये पूछ लेता कहाँ से जुड़े रहे, या कई बार ये पूछ लेता इनकी जन्मभूमि कहाँ थी। तो रविशंकर रावल जी का जन्म भावनगर गुजरात में हुआ, और यही कारण है इन्हें स्पेशली यहाँ रखा गया कि परंपरावादी, क्योंकि ये बंगाल की नहीं है, लेकिन फिर भी ये काम इन्होंने किसमें किया है? बंगाल शैली के रूप में काम किया है ना। इन्होंने शांति निकेतन से शिक्षा प्राप्त की, फिर भी इन्होंने बंगाल शैली की परंपरा को आगे बढ़ाया। 1892 में इनका जन्म हुआ और 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये मेन डेट्स होती हैं जो आपके पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है, या जब आप नेट का पेपर देते हो या जेआरएफ के लिए आप एग्जाम में बैठते हो, तो क्रम से लगाने को आता है कि क्रम से लगाइए कौन सा चित्रकार उम्र की दृष्टि से या जन्म की दृष्टि से बड़ा है। तो ये चीजें उसके लिए आपको बहुत ध्यान में रखनी होती हैं। और आप मेरे वीडियोस में देखोगे, मैंने जन्म तिथि के आधार पर चित्रकारों को लगा रखा है। आप पूरी मेरी जितनी वीडियो है पिछली, उनमें देखेंगे क्रम से चली हूँ, कि सबसे पहले फिर उसके बाद फिर उसके बाद। इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इससे आपको सहूलियत हो जाती है। तो ये भावनगर गुजरात में जन्मे। इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से शिक्षा ली थी, जमशेद जी जीजाभाई स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई। यहाँ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, इन्होंने यहाँ से पढ़ाई की। अगर हम इनके बारे में बात करें, इन्होंने किस किस विधा में काम किया या ये क्या क्या थे, तो ये एक पत्रकार के रूप में भी जाने जाते थे, एक चित्रकार के रूप में भी जाने जाते थे, एक कला समीक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं, और एक निबंधकार के रूप में भी जाने जाते हैं। मुख्यतः ये चित्रकार थे। अब अगर सारी चीजें हैं कि ये क्या थे, तो भाई आपका कला का पेपर है, आप चित्रकार लगाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए आप चित्रकार लगा देंगे, है ना। तो उसके लिए जैसे अभी आ जाए रघुराय कौन थे, तो वो फोटोग्राफर या आम मूर्तिकार के उसमें लेके जाएंगे, इनको हम नहीं ले जाएंगे। लेकिन ये मुख्यतः चित्रकार थे, इसलिए हम इनको यहाँ पर चित्रकार के रूप में टिक करेंगे। अगर पहला आ जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। जन्म स्थान याद रखना है, और शिक्षा कहाँ से ली ये भी याद रखिए। इनकी कला यात्रा देखते हैं कि इन्होंने भाई कैसे कला में आगे बढ़े ये। तो रविशंकर रावल जो है, इन्होंने शुरुआत में पाश्चात्य शैली को आधार मानकर व्यक्ति चित्रों का निर्माण किया। मतलब इन्होंने पोर्ट्रेट्स बनाए। सबसे पहले आप देखेंगे कि व्यक्ति चित्रों को महत्व दिया गया है हमारी शैली में, मुगल काल में तो बहुत ज्यादा दिया गया है, लेकिन पाश्चात्य शैली के आधार पर नहीं। वहां एक चश्म या डेढ़ चश्म चेहरे बनते थे, डेढ़ चश्म भी नहीं में मुख्यतः अगर हम देखें ना, तो वहां एक चश्म चेहरे बनते थे। अब यहाँ इन्होंने पाश्चात्य शैली के आधार पर व्यक्ति चित्रों का निर्माण करना शुरू किया। मतलब इनका आरंभ जो होता है चित्रकला का, वो पोर्ट्रेट के रूप में, पोर्ट्रेट बनाने वाले के रूप में हुआ। व्यक्ति चित्र पोर्ट्रेट को कहते हैं।
तो इसके बाद ये बाद में बंगाल शैली के आधार पर चित्रण करने लगे। पहले इन्होंने क्या किया, पाश्चात्य शैली, नंबर 1 पर पाश्चात्य शैली को फॉलो करते हैं, उसके बाद ये बंगाल शैली को आधार मानकर चित्रण कार्य करने लगे थे। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। किसके विषय में बात हम कर रहे हैं, तो रविशंकर रावल के विषय में बात कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, ये 3 महीने के लिए कला दौरे पर जापान गए। जापान गए तो वहां ये जापानी कला की तकनीकियां भी इन्होंने देखी, क्योंकि आप जब वाश शैली या बंगाल शैली की बात करो तो वहां पर आप देखेंगे जापानी वास्तु तकनीकी को अपनाया गया है। इन्होंने 1938 ईस्वी में हरिपुरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया और यहाँ इन्होंने पेंटिंग भी बनाई थी। वैसे आप देखेंगे हरिपुरा कांग्रेस का जो पैनल था या जो उनके अधिवेशन हुए हैं या जो सम्मेलन हुए, उनमें मुख्यतः या बहुत सारे चित्र नंदलाल बोस ने बनाए हैं और उन्हीं को जाना जाता है। लेकिन अगर 2-4 लोगों के और नाम है और पूछे इनमें से कौन नहीं है, तो आप रविशंकर रावल जी को नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो रविशंकर रावल जी ने हरिपुरा कांग्रेस के पैनल में, या हम कह सकते हैं वार्षिक सम्मेलन में, सन 1938 में इन्होंने कुछ चित्र बनाए थे, इन्होंने पेंटिंग बनाई थी। ठीक है, इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के विश्वविद्यालय शांति निकेतन का दौरा किया। और ये कब किया, तो 1941 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर का जो विश्वविद्यालय था शांति निकेतन, इसका दौरा किया। और यहाँ से ये जो है उस कला को बारीकी से समझ पाए। इनके पाश्चात्य कला से बंगाली शैली की ओर मुड़ने का जो कारण है आपको दिखाई देगा, वो यही इनकी यात्राएं हैं। और ये इसी कारण मैंने इन यात्राओं का वर्णन भी यहाँ पर किया कि भाई ऐसे तो नहीं है कि खड़े खड़े इनका मन बदल गया कि हम पाश्चात्य में बना रहे, नहीं, अब बंगाल शैली में बनाएंगे। जब ये जापान गए, वहां तकनीकियां देखी, कांग्रेस, जब हरिपुरा कांग्रेस के पैनल में गए तो वहां ये नंदलाल जी से मिले होंगे, और फिर ये शांति निकेतन पहुंचते तो वहां की कला देखते, और फिर इनकी कला यात्रा में एक मोड़ आता है, जो कि हम कह सकते हैं कि इन्होंने बंगाल शैली की परंपरावादी चित्रकार के रूप में काम करना आरंभ किया। अब हम आगे बढ़ेंगे, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, तो ये भी याद रखना कि सन 1917 ईस्वी में इनका बिल्व मंगल, जो एक इनकी पुस्तक है बिल्व मंगल, है ना, इसके ऊपर इन्हें पुरस्कार दिया गया है, बिल्व मंगल के ऊपर, ये ध्यान रखना आप। तो 1917 ईस्वी में इन्हें बिल्व मंगल के ऊपर सिरसा क्षेत्र पर बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की वार्षिक कला प्रदर्शनी में सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में स्वर्ण पदक मिला। बिल्व मंगल, जिसका इन्होंने टाइटल चित्रित किया था अपनी पुस्तक का। और सन 1965 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्मश्री पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। 3 पुरस्कार होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो यहाँ पर आपके लिए मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में बता रखा है कि सबसे पहला पद्म विभूषण पुरस्कार किस चित्रकार को मिला। चित्रकारों में अगर सबसे पहले पद्म भूषण प्राप्त करने की बात की जाए तो वो किसे मिला। ये भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार हैं पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। 1954 ईस्वी में इसका आरंभ हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पुरस्कार, क्योंकि काफी बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसके बाद हम इनके चित्रों की बात करें कि इन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए हैं, तो हीरोज एंड हीरोइंस ऑफ के एम मुंशी बहुत बार पूछा गया है पेपर में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग या डिपार्चर ऑफ बुद्धा, इंपॉर्टेंट चित्र है, और ये बंगाल शैली के कई चित्रकारों ने और भी बनाया है, तो उनको भी आपको ध्यान रखना है। और इनको भी याद रखना है किसने बनाया है, ये आपके रविशंकर रावल ने बनाया है। हार्ट की ओर, ये भी इन्होंने ही बनाया है। टोकरे वाली स्त्री, ये चित्र भी इन्होंने ही बनाया है, इंपॉर्टेंट है। पत्नी और प्यार का बोझ या पत्नी का बोझ, पता नहीं भाई इन्हें क्यों बोझ लगी, पर इन्होंने ये चित्र बनाया है। विरहिणी सीता, काफी इंपॉर्टेंट चित्र है, ध्यान रखिएगा आप। वैसे राम या रामायण पर बंगाल शैली में जब हम देखें बहुत ज्यादा चित्र किसने बनाए, तो के वेंकटप्पा के चित्र आप देखोगे शुरुआत से लेके आखिरी तक उन्होंने पूरी रामायण का चित्रण किया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रेम संगीत, ये भी इन्होंने बनाया है,
काफी इंपॉर्टेंट चित्र। भारत माता, अब भारत माता चित्र केवल अवनींद्रनाथ का पूछा जाता है, पेपर में बार बार पूछा जाता है, बाई चांस अगर वो ना हो तो आप ध्यान रखना। यम नचिकेता, ये चित्र भी इनके द्वारा बनाया गया है, काफी इंपॉर्टेंट चित्र है, ये आप ध्यान रखना। अभी मैं इस चित्र को आपको दिखा दूंगी। कैलाश में शिव, 1930 ईस्वी में ये चित्र इन्होंने बनाया है, इंपॉर्टेंट है। परशुराम 1935 में बनाया, भक्त 1930, मीराबाई 1930, कवि 1930, राजकुमारी रूपदे या रूपादे 1935 में इन्होंने बनाया है। यहाँ पर आपको एक इनका छोटा सा ये चित्र जो दिख रहा है, ये यम नचिकेता चित्र है, जिसे आप देख सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आप देख पाए, और इसको मैं बाद में आपको विस्तृत रूप से भी दिखा दूंगी। तो ये चित्र इनका जो है यम नचिकेता, काफी इंपॉर्टेंट चित्र है। नचिकेता को काफी दुबला पतला कृषिका रूप में दिखाया गया है, जो कि इसलिए क्योंकि वो तपस्यारत हैं, या इस तरीके से चित्र दिखाया गया है। नचिकेता की कहानी, जिन्होंने अपने पिता के प्राण मांगे थे यम से, तो ये चीज आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इनका अगर पेपर में कुछ पूछा जाता है इनसे रिलेटेड, तो वो है पुस्तकें। इंपॉर्टेंट है, कई बार हम चित्रों को याद रखते हैं और उनकी किताबों को भूल जाते हैं चित्रकारों की, तो चित्रकारों की किताबें भी उतनी इंपॉर्टेंट होती हैं जितनी के हमारे चित्र। इनके अगर किताबों में हम बात करें तो बिल्व मंगल, जिस पर इन्हें पुरस्कार मिला, याद रखिएगा। अजंता कला मंडप इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। कला चिंतन, क्योंकि देखिए इन्होंने अजंता और इन सारी चीजों को पढ़ा है रविशंकर रावल ने, है ना। और पढ़ा ही नहीं है, इन्होंने अजंता के चित्रों की अनुकृतियां भी बनाई हैं। तो इसलिए इनकी किताब जो है अजंता कला मंडप काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कला चिंतन, कुमार पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया था अहमदाबाद से, तो कुमार पत्रिका का प्रकाशन किया। कला वार्ता इनकी पुस्तक, और इनकी खुद की आत्मकथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अलग भी है, गुजरात में कला ना बगारन, मतलब गुजरात में कला का बखान मत करो, या गुजरात में कला का व्याख्यान तुम मत करने आओ, क्योंकि गुजरात में बहुत कला है। आप देखेंगे तो गुजरात में कला का बहुत महत्व है, इसलिए इन्होंने लिखा गुजरात में कला ना बगारन, मतलब गुजराती भाषा में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। और यहाँ जो आप चित्र देख रहे हैं, ये इनकी पुस्तक है गुजरात में कला ना बघारन, और इसका जो शीर्षक है, यहाँ हम कहें मुख्य पृष्ठ है, इसका चित्रांकन इन्होंने स्वयं किया है, तो ये भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। अच्छा, अगला जो पॉइंट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। आप कहोगे कि सारी चीजें महत्वपूर्ण है, हाँ जी, तो मैं वीडियो में केवल वो चीजें समाहित करती हूँ जो पेपर में आने योग्य है, या ऐसा नहीं है कि वो नहीं लेती जो नहीं आएंगी या ऐसा, लेकिन हाँ, कहानियां सुनाने के बजाय मैं सीधे पॉइंट्स लेती हूँ और उनको समझाती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो भाई लाइक कर दिया करिए। चलिए स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। गुजरात में कला के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें काका साहब कालेलकर द्वारा कला गुरु की उपाधि दी गई थी। अब काका साहब कालेलकर ने दी, इन्हें क्या दिया? कला गुरु की उपाधि। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि किस चित्रकार को काका साहब कालेलकर ने कला गुरु की उपाधि दी थी, तो आप बताएंगे कि रविशंकर रावल को दी थी, या फिर यूं बन सकता है कि प्रसिद्ध चित्रकार रविशंकर रावल को किसने कला गुरु की उपाधि दी थी, तो याद रखिए काका साहब कालेलकर ने दी थी। या यूं पूछा जा सकता है कि इन्हें कला गुरु की उपाधि क्यों मिली, तो ये भी याद रखिए गुजरात में इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया, इसलिए इन्हें कला गुरु की उपाधि मिली थी। ठीक है, रावल ने द 20th सेंचुरी नामक पत्रिका के लिए चित्र बनाए, जो 20th सेंचुरी या 20वीं सदी, 20वीं नहीं था 20वीं सदी, यहाँ पर ये चित्र देख रहे होंगे, ये उसी पत्रिका का शीर्ष चित्र है, 20वीं सदी या 20th सेंचुरी। चाहे हिंदी में आए या अंग्रेजी में, दोनों को आप याद रखिए, ये किसने बनाया? रविशंकर रावल ने बनाया। अच्छा, इसके बाद जब ये 20th सेंचुरी, इसके जो ऑर्गेनाइजर थे या संयोजक थे या संपादक थे, इनसे इनकी बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वो जो थे संपादक थे वो नहीं रहे, उससे ये बहुत आहत हुए। तो 1924 ईस्वी में इन्होंने अहमदाबाद से सांस्कृतिक पत्रिका कुमार शुरू की थी। कुमार का संपादन इन्होंने शुरू किया था, या कहें प्रकाशन इन्होंने शुरू किया था, इसका पत्रिका कुमार का।
तो और ये पत्रिका जो आज भी प्रकाशित होती है, और इस पत्रिका ने गुजराती कलाओं पर बहुत प्रभाव डाला था या गुजराती कलाकारों पर बहुत प्रभाव डाला था। ये पत्रिका अपने चित्रण और टाइपोग्राफी में प्रयोग के लिए जानी जाती थी, मतलब इसमें चित्र भी बहुत अच्छे बनते थे और टाइप जो अक्षर लिखे जाते हैं उनके अलग अलग प्रयोग को यहाँ पर इन्होंने अप्लाई किया है, या हम कह सकते हैं अलग अलग प्रयोग इन्होंने किए हैं। किसने? रविशंकर रावल ने। एक पॉइंट यहाँ छूटा, रविशंकर रावल ने अजंता के चित्रों की अनुकृतियां बनाई, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी, यहाँ आप देख सकते हैं। इनके प्रमुख शिष्यों की बात करें तो कनु देसाई, सोमलाल शाह, रसिकलाल पारिख, तो ये 3 इनके शिष्य थे। अब यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा कि कनु देसाई के गुरु कौन थे? रविशंकर रावल थे। सोमलाल शाह के गुरु कौन थे? रविशंकर रावल थे। रसिकलाल पारिख के गुरु कौन थे? रविशंकर रावल थे। या इनके शिष्यों में से एक कौन नहीं है तो आप इन तीनों को ले लीजिए, चौथा जो भी हो उसे बाहर कर दीजिए। तो ये हुई हमारे रविशंकर रावल की बात। आइए अब हम इनके कुछ चित्र भी देख लेते हैं। हम 2 पॉइंट यहाँ छूट गए थे जिनको मैं बता दूं। 8 मार्च 1922 को अहमदाबाद के सर्किट हाउस में महात्मा गांधी के देशद्रोह के मुकदमे की पेंटिंग किसने बनाई थी? रविशंकर रावल ने बनाई थी। और इन्होंने बनाई थी जहां पर किसी फोटोग्राफर का जाना मना था, मतलब इनकी पेंटिंग के ही आधार पर लोगों ने इन चीजों को इमेजिन किया, क्योंकि वहां पर कोई फोटोग्राफर नहीं जा सकता था। तो 8 मार्च 1922 को जो सर्किट हाउस में महात्मा गांधी ने देशद्रोह किया, इसकी पेंटिंग भी इन्होंने ही बनाई थी। और कन्हैया लाल मुंशी जो हिंदी के उपन्यासकार हैं, इनके उपन्यासों के पात्रों का चित्रण बहुत ज्यादा इन्होंने किया है। किसने? तो आपके रविशंकर रावल ने किया है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी जो आपको कमेंट में बताने हैं, और वो रविशंकर रावल से ही होंगे। मैं देखना चाहती हूँ कि आपने कितने ध्यान से इस वीडियो को सुना है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पेंटिंग को जब आप देखेंगे तो इसका नाम है डाटर ऑफ सोयल, रविशंकर रावल के द्वारा बनाई गई है। यहाँ आप देखेंगे वाश, यहाँ कुछ टेम्परर टाइप का काम किया गया है और काफी अच्छा काम किया गया है। एक लहर, लेकिन वो चीज जो हम नंदलाल बोस के चित्रों में देखते हैं, एक ट्रांसपेरेंसी चित्रों में दिखती है, और लहराव अगर कपड़े में लहर है या सिलवटें हैं तो वो दिखाई देती हैं, वो चीजें उनके में नहीं है। यहाँ पर आप देखिए एक सपाट वाला चित्र वो दिखाई देता है, लेकिन हाँ महीन वर्क और इन चीजों में घुमाव, हाथों के घुमाव जो हुए, इन चीजों में काफी अच्छी महारत इन्होंने हासिल कर रखी है। ये चीज आप देख सकते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे इनके चित्रों में ये वाटर कलर में इन्होंने वर्क किया है, कुछ नेचुरल पेंटिंग का या हम कह सकते हैं प्राकृतिक चित्रण का प्रयास। यहाँ आप इनके पेंटिंग का देखेंगे कुछ व्यापारियों को या इनको चित्रित किया गया। यहाँ वो चीज, वो मुलायम, हम कहते हैं वो सॉफ्टनेस, वो लयात्मकता, वो लहर कपड़ों में दिखाई देती है ना। तो यहाँ वास तकनीकी और जो उनकी तकनीकी थी बंगाल शैली के चित्रकारों की, इसको स्पष्ट ये झलक आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से इसका चित्रण किया है, चाहे पात्रों का हो, चाहे रखी हुई पगड़ी का हो या मटके का हो, हर चीज का चित्रण काफी अच्छे तरीके से इन्होंने किया है। ये अगली इनकी बहुत फेमस पेंटिंग यम नचिकेता, यहाँ आप स्पष्ट देखेंगे, अभी मैंने ये दिखाई भी थी लेकिन छोटी सी थी। यहाँ यमराज आए हुए हैं, यहाँ एक यमदूत इनका खड़ा हुआ है, नचिकेता को वरदान दे रहे हैं। ये चित्र यहाँ पर आप देखेंगे काफी अच्छा। अगर ये इनका भैंसा बना हुआ है, इसकी आंखों की मुद्राएं देखें, या हम इनकी कलर की टोन देखें, या यहाँ उनकी पवित्रता को दिखाने के लिए जो बादल वगैरह बनाए गए हैं, इन सारी चीजों को जब हम देखें तो काफी एक अच्छा टेक्सचर, एक अच्छा हमको दृश्य और उसके साथ रंगों का संयोजन यहाँ पर दिखाई देता है। वो सारी चीजें काफी स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, और कहीं ना कहीं इस चित्र को जब हम देखते हैं तो हमें बंगाल शैली के उन चित्रकारों की याद आती है, नंदलाल बोस के चित्रों की याद आती है। और इन सभी को हम देखें तो इनकी तकनीकी जो है बिल्कुल मैच खा जाती है हमारे बंगाल शैली के चित्रों से। तो चलिए अब बारी है हमारे प्रश्नों की।
जो कि प्रश्न आपको बताने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, ध्यान से सुनिएगा कि रविशंकर रावल को किस पुस्तक पर या किस पुस्तक के चित्रण पर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, रविशंकर रावल को पद्मश्री पुरस्कार कब प्राप्त हुआ या कब दिया गया। आपको बताना है कि रविशंकर रावल को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, रविशंकर रावल का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि रविशंकर रावल ने किस पत्रिका के शीर्षक को या हम कहें मुख्य पृष्ठ को चित्रित किया है। प्रश्न है, रविशंकर रावल ने किस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ को चित्रित किया है। रविशंकर रावल ने किस पत्रिका का संपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्न संख्या 5 है, रविशंकर रावल ने किस पत्रिका के शीर्षक किस पत्रिका का संपादन किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रविशंकर रावल का शिष्य नहीं है। कनु देसाई, सोमलाल शाह, रसिक लाल पारिख या रसिक दुर्गा शंकर रावल। आपको बताना है। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। कहीं ना कहीं एक मन में डिमोटिवेशन आ जाता है कि भाई इतना तो शेयर वेयर होता नहीं है तो क्या ही करना है, लेकिन कोई नहीं, हम लगे रहेंगे। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में बताइए ना, बताइए, लेकिन क्वेश्चंस के आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो बताइएगा। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।